हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और आपकी नीट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सबका आज के इस लेक्चर में। आज हम लेकर आए हैं क्वांटम नीट क्वेश्चन सीरीज़ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। और आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर। इस लेक्चर में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है, बोन क्लीवेज है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड अंडरगोइंग होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ विच केमिकल स्पीसीज। मीन्स जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है किसी भी बॉन्ड का, उससे किस तरह की स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब होता है समांश विदलन। समांश विदलन क्या होता है? देखो, ए और बी जो है उनके बीच में कोई बॉन्ड है, इसका हमें विदलन करना है। विदलन का मतलब है इसको तोड़ना है हमें। तोड़ने के बाद यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, वो कहाँ जाएंगे? तो ये हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों एटम्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी एक ही एटम पे क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। तो जहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समांश विदलन होता है, जहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो विषमांश विदलन होता है। तो हमें समांश विदलन पूछा गया, तो इससे जो स्पीसीज बनती है वो क्या बनेगी? देखो, ए जो है इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा और बी के पास भी क्या रहेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। इन स्पीसीज को कहा जाता है फ्री रेडिकल। तो समांश विदलन से जो स्पीसीज बनती है उनको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। और जो विषमांश विदलन है उससे जो स्पीसीज बन रही है, इसमें ए पॉजिटिव और बी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इन स्पीसीज को कहा जाता है आयन। तो समांश विदलन से जो स्पीसीज बन रही है उनको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं, फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रोफाइल्स आर। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? तो देखो, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोफाइल, ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो है और दूसरा फाइल्स है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल्स का मतलब होता है लविंग। तो मतलब हुआ इसका इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाली स्पीसीज। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के लिए आपको करेक्ट ऑर्डर पूछा गया। यहाँ 3 ग्रुप्स आपको गिवन है, एक फ्लोरीन है, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और एक एल्कोक्सी ग्रुप है। इनके लिए अगर आपसे पूछा गया कि इनका माइनस आई का क्या ऑर्डर होगा, तो इसके लिए मैं जनरल ट्रेंड बता देता हूँ, जनरल ऑर्डर बता देता हूँ सारे कंपाउंड्स के लिए विद ट्रिक है ये। देखो, सबसे ज़्यादा होता है NF3 पॉजिटिव, उसके बाद होता है NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो गए यहाँ पे। उसके बाद न्यूट्रल आते हैं जिनमें नाइट्रो, साइनो, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद हैलोजेंस आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर एल्कोक्सी ग्रुप है, अल्कोहल है, एल्काइन है, अमाइनो ग्रुप है, फिनाइल रिंग है और एल्कीन ग्रुप है। तो इनका ट्रिक क्या होगा वो देखो। NF3 को आप ध्यान रख सकते हैं नफरत, NR3 के लिए नहीं रही, SR के लिए सर और NH3 के लिए नहीं। नाइट्रो के लिए नी हो गया, साइनो के लिए सा है, एल्डिहाइड के लिए आ लिया और कीटोन के लिए की याद कर लेना, और कार्बोक्सिलिक एसिड में का की। नेक्स्ट, फिर कल बाहर आई, और मीन्स और आ गया, OH एल्कोहल हो गया। उसके बाद आप की मम्मी ध्यान रख लेना, एल्काइन नहीं है, बेंजीन है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है। चलिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं अपन। FOH और OR, देखो FOH और OR को देखें तो FOR है और ये क्या है, OH है। इन तीनों में अगर ऑर्डर आप चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा F का होता है, फिर OR का होता है, फिर OH का होता है। तो F का सबसे ज़्यादा हो गया, फिर किसका आएगा, OR का आएगा और फिर आ जाएगा OH का। मीन्स ये जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, F का सबसे ज़्यादा, उसके बाद OR है और उसके बाद कौन सा आएगा, OH आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में F का सबसे कम दे रखा है, ये सही नहीं होगा। यहाँ F का सबसे ज़्यादा है, फिर OR है और फिर क्या है, OH है, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। थर्ड को देखें तो यहाँ OH को ज़्यादा दे रखा है, ये गलत हो गया, और यहाँ पे F को सबसे कम दे रखा है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर आएगा अपना सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
इंडक्टिव इफेक्ट रेफर्स टू, प्रेरणिक प्रभाव किससे संबंधित है। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें आपको बताना है कि प्रेरणिक प्रभाव किससे संबंधित है। तो प्रेरणिक प्रभाव का मतलब होता है किसी भी कार्बन चेन में कोई ग्रुप अगर अटैच है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इस ग्रुप की वजह से, या तो वो होगा ग्रुप की तरफ या होगा ग्रुप से कार्बन चेन की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का अलोंग ए कार्बन चेन, यही प्रेरणिक प्रभाव होता है। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए बाकी ऑप्शंस और देख लेते हैं अपन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम ज्वाइंड बाय ए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए किसी भी एक एटम पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो क्या होंगे, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ऐसा होता है कहाँ पर, रेजोनेंस में। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रेजोनेंस के लिए करेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेदरडो अनशेयर्ड, मतलब अब तक जो असंयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स थे उनका पूर्ण स्थानांतरण होता है, और ये तभी हो पाता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा फॉर इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के लिए स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ आपने प्रेरणिक प्रभाव पूछा गया था तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग ए कार्बन चेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, मीन्स उभयधर्मी नाभिक रागी क्या होते हैं, ये पूछा गया आपसे। देखो उभयधर्मी नाभिक रागी का मतलब होता है कि ऐसे नाभिक रागी जिनमें मोर देन वन डोनर एटम होते हैं, एट ए टाइम एक ही डोनेट कर पाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है NH2OH, यहाँ 2 एटम्स हैं जो डोनर एटम है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसका मतलब ये उभयधर्मी है। NO2 माइनस, स्ट्रक्चर बनाएंगे N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर 3 लॉन पेयर्स होंगे, नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर है, यहाँ 2 लॉन पेयर्स। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो डोनर एटम जो है वो नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है। मोर देन वन डोनर एटम आ गया यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया, उभयधर्मी नाभिक रागी हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं NCS, N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S, और यहाँ पर क्या आएगा, ये नेगेटिव चार्ज है और इसके पास ये लॉन पेयर है। डोनेट ये भी कर सकता है, डोनेट ये भी कर सकता है, दोनों ही डोनर एटम है, दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, उभयधर्मी नाभिक रागी हो गया। मीन्स सारे ही क्या है यहाँ पर उभयधर्मी नाभिक रागी है, तो आंसर आएगा अपना ऑल ऑफ दिस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखो कार्बन फ्री रेडिकल आपसे पूछा गया है। कार्बन फ्री रेडिकल मतलब होता है कार्बन मुक्त मूलक का चुंबक के प्रति किस तरह का व्यवहार होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो कार्बन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और जहाँ कहीं भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, और चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले को कहा जाता है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय का मतलब हो गया पैरामैग्नेटिक। तो इसका जो ऑप्शन आएगा कि फ्री रेडिकल्स आर, तो फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक, मीन्स अनुचुंबकीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछा गया। मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्डर कोई भी आए, यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए, कोई भी ऑर्डर अगर आ जाता है तो आप किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑर्डर अगर आ रहा है तो मोर देन वन कंपाउंड्स को कंपेयर करवाएंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन सारे कंपाउंड्स में डिफरेंस पता करना है। जितने भी कंपाउंड्स दे रखे हैं उनका क्या कर लो आप, डिफरेंस पता कर लो। जैसे इसी के लिए अगर अपन देखें तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है OCH3 NO2 और इस जगह पे क्या है H, बस यही डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। तो पहला हमें पता लग गया। दूसरा हमें क्या करना है, उन डिफरेंस का इफेक्ट कौन सा लगने वाला, मतलब जो ग्रुप है जिनकी वजह से यहाँ डिफरेंस आया है उनका कौन सा इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ अगर अपन चेक करें तो जो ग्रुप लगा रखे हैं वो कौन सी पोजीशन पे लगा रखे हैं ये हमें चेक करना पड़ेगा पहले। अगर ये ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे होता तो मीजोमेरिक वर्क करता यहाँ पे, लेकिन ये मेटा पोजीशन पे है, मेटा पे मीजोमेरिक वर्क नहीं करेगा, तो सिर्फ इंडक्टिव लगेगा। और इस OCH3 का इंडक्टिव होता है कौन सा, नेगेटिव, मीन्स -I इफेक्ट शो करेगा। ये NO2 भी कौन सा करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। हाइड्रोजन को कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये हमें पता लग गया इफेक्ट। पहला हमने देख लिया डिफरेंस, दूसरा देख लिया इफेक्ट। थर्ड जो अपन देखने वाले हैं वो है कि जो इफेक्ट अपन ने यहाँ लगाया है उस इफेक्ट का रिलेशन क्या होगा जो भी अपने पास रिक्वायर्ड ऑर्डर है उसके साथ में। जैसे यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का -I के साथ कौन सा रिलेशन है,
तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। अब माइनस आई यहाँ दोनों में है, यहाँ भी माइनस आई है, यहाँ भी माइनस आई, तो फिर आप इनका ऑर्डर चेक करो कि माइनस आई किसका ज़्यादा है। तो माइनस आई अगर आप चेक करेंगे तो NO2 का क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा, जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो जो सेकंड है मीन्स पैरा नाइट्रोफिनोल जो है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आ जाएगा मिथॉक्सी और ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है और ये मेटा मिथॉक्सीफिनॉल है। तो यहाँ पर थर्ड जो है इसका आएगा और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये ऑर्डर रहेगा और ये कौन सा ऑप्शन है ये चेक कर सकते हैं। फर्स्ट नहीं है, सेकंड आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ नहीं आएगा, तो सेकंड ऑप्शन आएगा इसका आंसर। तो अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछा जा रहा है तो ये तीनों चीज़ आप चेक कर सकते हैं। पहले डिफरेंस देखें, उसके बाद इफेक्ट देखें और उसके बाद उस इफेक्ट का रिलेशन क्या है जो भी आपसे रिक्वायर्ड ऑर्डर है उसके साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एम इफेक्ट इज रेजोनेंस ऑफ। एम मीन्स मीजोमेरिक इफेक्ट है और मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है और रेजोनेंस जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेटा डायरेक्टिंग पावर ऑफ द ग्रुप्स। यहाँ कुछ ग्रुप्स आपको गिवन है, इन ग्रुप्स का क्या करना है आपको, मेटा डायरेक्टिंग पावर आपको बताना है। तो देखो कोई भी बेंजीन रिंग है, उस रिंग के ऊपर कोई ग्रुप अटैच कर रखा है, मान लो Z। इस Z का दो तरह का नेचर हो सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। और डोनेटिंग ग्रुप आने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो ये जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। अगर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। मीन्स यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। चलिए दूसरा, मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये -M इफेक्ट शो करेगा। और प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा वो देखो, अगर विड्रॉ कर रहा है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो फिर मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब यहाँ से आपसे मेटा डायरेक्टिंग पावर पूछा है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो शो करेंगे और जिनका -M इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, उतना ही उसका मेटा डायरेक्टिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर इन ग्रुप्स में अपन देखें तो NO2 का क्या होता है, सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग नेचर होता है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग पावर क्या होगा, सबसे ज़्यादा रखेगा। अब NO2 सबसे ज़्यादा कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये चेक कर सकते हैं। ये NH2 दे रखा है, गलत है। यहाँ NO2 क्या है, सबसे ज़्यादा है। यहाँ OCH3 को ज़्यादा दे दिया, यहाँ OCH3 को ज़्यादा दे दिया, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आंसर जो आएगा इसका आएगा सेकंड, मीन्स NO2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिनाइल रिंग, फिर OCH3 और फिर क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दो स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है, इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है ये आपसे पूछा गया। तो देखो अगर अपन चेक करें यहाँ पे कि ये पाई के साथ में इस नेगेटिव का कॉन्जुगेशन है या नहीं है, तो पाई का इस नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेशन आ रहा है तो ये हो सकता है रेजोनेंस करे, और अगर ये रेजोनेंस करेगा तो स्ट्रक्चर जो बनेगी क्या इसी तरह की बनेगी, यहाँ पाई आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो क्या होंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी। टॉटोमर्स ये इसलिए नहीं होंगी क्योंकि टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, एटम्स का भी डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब एटम्स भी ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आपसे पूछा गया। कार्बोकेटाइन मीन्स होता है कार्बधनायन, या इसको कार्बोनियम आयन भी बोला जाता है। कार्बधनायन मीन्स होता है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव को स्टेबल कौन करेगा, देखो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो कोई अगर इसके साथ में ऐसा ग्रुप हो जो इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट
डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जो ग्रुप होंगे वो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। मान लो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैचमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इसके साथ अटैच है तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे, तो ये स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ अपन ने पास 4 कंपाउंड्स हैं, इन 4 कंपाउंड्स को अपन कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ Br है, यहाँ F है और यहाँ क्या है, Cl है। डिफरेंस यही आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इनका इफेक्ट देखते हैं अपन। Br का होता है माइनस आई इफेक्ट, F का भी माइनस आई इफेक्ट होता है, Cl भी माइनस आई शो करता है, लेकिन CH3 का होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस मीन्स ये डोनेटिंग ग्रुप है, बाकी सारे विड्रॉइंग है, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो आंसर तो अपना जाएगा फर्स्ट। बाकी इनका ऑर्डर क्या रहेगा वो अगर अपन चेक करें तो देखो माइनस आई और माइनस आई तीनों में लग रहा है, तो माइनस आई किसका सबसे ज़्यादा लगेगा वो चेक कर लो। तो F का माइनस आई क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, फिर Cl का आएगा और फिर किसका आएगा, Br का आएगा। तो ऑर्डर इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। स्टेबिलिटी अगर आप चेक कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी जो होगी कार्बोकेटाइन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई के। तो माइनस आई जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। फोर्थ वाला सबसे कम हो गया। फिर देखो ऑर्डर क्या रहेगा, फर्स्ट तो सबसे ज़्यादा आई गया, उसके बाद सेकंड, क्योंकि इसका माइनस आई सबसे कम आ रहा है तो ये सेकंड हो गया, फिर आएगा थर्ड और फिर आ जाएगा फोर्थ। ये इसका ऑर्डर रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, कार्बेनाइन का मतलब होता है कार्ब ऋणाइन। तो आपसे कार्ब ऋणाइन की स्टेबिलिटी पूछी गई है। कार्ब ऋणाइन का मतलब होता है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर नेगेटिव आने का मतलब ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, अब इसको तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप चाहिए। मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा दिया अपन ने, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ देख लेते कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। देखो NO2 है, एक COOH है, एक F है और एक क्या है, CN है। इन चारों का अगर आप इफेक्ट देखें तो NO2 का भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा और ये भी क्या करेगा, माइनस आई शो करेगा। अब माइनस आई तो सबका लग रहा है, माइनस आई क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है ये। और इनमें अगर आप कंपेयर करें तो किसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा, NO2 का। तो NO2 का माइनस आई ज़्यादा होने का मतलब यही सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आंसर जो आएगा मोस्ट स्टेबल पूछा गया मतलब फर्स्ट होगा। लेकिन ऑर्डर क्या रहेगा, इसका ऑर्डर चेक करते हैं। देखो फर्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। CN का माइनस आई NO2 से कम होता है और CN से कम होता है COOH और उससे कम होता है, तो यही ऑर्डर रहेगा, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फिर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ। ये ऑर्डर आएगा इसके लिए स्टेबिलिटी का। तो मोस्ट स्टेबल पूछा गया था, लेकिन आप कंपेयर कर लो सबके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अगेन मोस्ट एसिडिक पूछा गया। सिंपल है, कंपेयर करो। यहाँ 3Cl है, यहाँ 2Cl है, यहाँ 1Cl है और यहाँ क्या है, CH3 है। तो 3Cl का मतलब इसका माइनस आई क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसका जो माइनस आई है वो इसके बजाय थोड़ा कम है, इसका माइनस आई जो है वो और भी कम है, और इसमें तो क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। माइनस आई जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ तो उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट जो आएगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड और सबसे कम कौन सा आएगा, फोर्थ। ये ऑर्डर रहेगा एसिडिटी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है ये आपसे पूछा गया। देखो 4 कंपाउंड्स हैं, इनमें आपको स्ट्रॉन्ग बेस बताना है। पायरोल है, एनिलीन है, पायरिडीन है और पाइप्रिडीन है। अब देखो इनके लिए अगर आप बेसिसिटी चेक करना चाहते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो फर्स्ट जो है पायरोल, पायरोल जो होता है वो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसके पास एक लॉन पेयर है। सेकेंड एनिलीन, एनिलीन जो है इसकी स्ट्रक्चर होगी इस तरह से, यहाँ NH2 ग्रुप होगा और ये लॉन पेयर। थर्ड देखते हैं
पायरिडीन। पायरिडीन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर बेंजीन की जैसी होती है, मतलब डिफरेंस होता है सिर्फ एक कार्बन की जगह क्या आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। और जो पाइपरिडीन है वो पायरिडीन जैसी स्ट्रक्चर होती है, डिफरेंस ये होता है कि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होते, सिंपल इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ क्या आएगा, हाइड्रोजन, और इसके पास क्या है, लोन पेयर, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। देखो अब यहाँ पर अपने पास 4 टाइप्स के लोन पेयर हैं। अब इनका टाइप कौन कौन सा है वो देखो, ये जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इन दोनों पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है, पहली चीज़। दूसरी, ये जो कंपाउंड है इन लोन पेयर की वजह से क्या हुआ है, एरोमेटिक हुआ है। तो ये लोन पेयर हैं जो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो लोन पेयर है एनिलीन की, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में है तो ये किस तरह के हो गए, डीलोकेलाइज्ड हो गए। ठीक है, यहाँ जी ये जो लोन पेयर हैं ये इस रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं है, मीन्स ये लोकेलाइज्ड हैं। और अगर अपन इस लोन पेयर को देखें तो ये भी कैसा है, लोकेलाइज्ड है। अब 4 तरह के लोन पेयर्स हैं, इनमें बेसिसिटी अगर आप चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं लोकेलाइज्ड वाले। अगर आप ऑर्डर चेक करते हैं तो लोकेलाइज्ड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं। उसके बाद आते हैं डीलोकेलाइज्ड, और सबसे कम होते हैं लोन पेयर पार्टिसिपेटिंग इन एरोमेटिसिटी। तो अगर आप चेक करेंगे, इन चारों को कंपेयर करेंगे तो एरोमेटिसिटी में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये तो सबसे कम बेसिक हो गया, ये तो 4th नंबर पे चला गया। उसके बाद डीलोकेलाइज्ड हैं। अब अपने पास आते हैं लोकेलाइज्ड वाले, तो लोकेलाइज्ड ये भी हैं, लोकेलाइज्ड ये भी हैं। यहाँ देखो इन लोन पेयर का अगर अपन चेक करें तो यहाँ पाई बॉन्ड का जो क्या लग रहा है, नेगेटिव इफेक्ट लग रहा है, मीन्स विड्रॉइंग नेचर है, तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा। और यहाँ इस एल्काइल ग्रुप का क्या लग रहा है, +m लग रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर पाएगा। है दोनों लोकेलाइज्ड ही, लेकिन यहाँ -i लग रहा है, यहाँ +i लग रहा है, इस वजह से ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो इन चारों में अगर बेसिसिटी देखें तो जो पाइपरिडीन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ऑर्डर अगर आप चेक करते हैं तो ये तो हो ही गया सबसे ज़्यादा बेसिक, मीन्स 4th सबसे ज़्यादा आ गया। उसके बाद कौन सा आएगा, लोकेलाइज्ड वाला, मीन्स 3rd आ जाएगा। उसके बाद डीलोकेलाइज्ड वाला, डीलोकेलाइज्ड कौन सा है, 2nd है। और सबसे कम आएगा जो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वाले, मीन्स ये ऑर्डर रहेगा बेसिसिटी के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एरोमेटिक इन नेचर। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, अगर ये चेक करें आप तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। देखो सबसे पहली कंडीशन होती है कंपाउंड जो है वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि उसमें एक प्रॉपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। थर्ड जो कंडीशन आती है, कंपाउंड जो है वो प्लेनर होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन आती है कि ये कंपाउंड हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हक्कल्स रूल क्या होता है, देखो हक्कल्स रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ n की जगह पे आप 0, 1, 2, 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो उसके बाद पुट करने के बाद जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे क्या क्या, 2, 6, 10, 14। तो इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी कंपाउंड के पास हैं तो वो हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा। चलिए अपने ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ये ऑप्शन है, इसमें अगर आप चारों कंडीशन से अप्लाई करते हैं जिनको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CCPH, तो ये कंपाउंड जो है ये साइक्लिक है। इसमें कॉन्जुगेशन भी आ रहा है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, इस तरह से। प्लेनर भी होगा क्योंकि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp2 आ रहा है, तो प्लेनर भी है। और अगर इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स हक्कल्स रूल को फॉलो भी करेगा। तो ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। चलिए दूसरा देखते हैं, इसमें भी आप CCPH चेक कर लो। ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी आ रहा है, इसमें प्लेनर भी होगा क्योंकि इस नाइट्रोजन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बाकी सबका sp2 है। हक्कल्स रूल को फॉलो भी करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो चारों कंडीशन जब फॉलो हो रही है तो ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये बाइफिनाइल है, दोनों रिंग को सेपरेट आप चेक कर सकते हैं। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, CCPH को दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये थायोफीन है, थायोफीन में अगर आप चेक करेंगे तो कॉन्जुगेशन भी आ रहा है, ये साइक्लिक भी है और कॉन्जुगेशन भी आ रहा है। प्लेनरिटी चेक करेंगे
तो ऑक्सीजन जो है इसका एक लॉन पेयर जाएगा कॉन्जुगेशन में, दूसरा लॉन पेयर जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ सिग्मा सिग्मा और एक ये लॉन पेयर 3 स्टेरिक नंबर हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp2। यहाँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर भी। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हुआ कि ये जो कंपाउंड है ये भी क्या है, एरोमेटिक है। इन सारे कंपाउंड्स क्या हैं, एरोमेटिक है। ऑप्शंस अगर आप चेक करेंगे तो आंसर कौन सा आएगा, ऑल ऑफ दिस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेस्ड थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर। उम्मीद है आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे ये और अच्छे लगे होंगे। तो आप इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।